नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते एक खास मुद्दा और उसके हर पहलू पर एक विशेष विश्लेषण हम लेकर आते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जो भी मुद्दा हम उठाएं उसके हर पहलू पर एक विशेष जानकारी आपको दें और उसके साथ ही तमाम चुनौतियों और उसके समाधान, इन सब पर एक अच्छा विमर्श आपके सामने लेकर आए। खबरों के शोर और तमाम चीजों के बीच हमारा प्रयास यही है कि हम किसी भी स्तर पर, किसी भी विषय पर आपकी जानकारी दुरुस्त करें और किसी भी समस्या की जड़ तक जाएं। और आज बात बढ़ते हुए बाढ़ के खतरे की। जी हां, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और बाकी चीजों का खतरा बढ़ रहा है, उसने हमारे कई शहरों की पोल खोलकर रख दी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बारिश ऐसा रुद्र रूप दिखा रही है कि पूरी तरह से हर तरफ तबाही का मंजर सामने आ रहा है। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, चाहे पहाड़ी इलाकों की बात कर लें या गुरुग्राम जैसे मिलेनियम सिटी की बात कर लें, हर तरफ तबाही का मंजर। तो आखिर क्या वजह है कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोई इलाका ले लीजिए जो कि एक एक बेहतर इंफ्रा के तौर पर इनकी पहचान होती है, वहां पर थोड़ी देर की बारिश, चंद घंटों की बारिश एक तबाही का पूरी तस्वीर सामने लाती है। पंजाब में जिस तरह की तबाही की तस्वीरें आई, वो किसी से छिपा नहीं है। तो आज जरा हम इसी विषय पर पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या की जड़ में क्या है और इसका समाधान क्या निकालने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, केवल तात्कालिक प्रयास हो रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं एचएस संचेती साहब, चीफ टाउन प्लानर हैं आप। संचेती सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा सर भी जुड़े हैं। वर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि जाने माने डिजास्टर एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ इस वक्त विशाल सिंह हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिडार से, और बड़े बहुत ही मुखर रूप में विशाल अपनी बात रखते आए हैं इस पूरी समस्या पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं विशाल आपसे ही शुरुआत करूंगा। साल बदल रहा है लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। और जब बात की जाती है गुरुग्राम जैसे शहरों की, जब बात की जाती है दिल्ली एनसीआर के इलाकों की, जब बात की जाती है चेन्नई जैसे राज्यों की, मतलब केवल ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि ये ऐसे इलाके हैं जिन पर खतरा मंडराता रहता है। अगर ये खतरा मंडराता रहता है बाढ़ का, जब स्थितियां साल दर साल इस तरह की बन रही हैं, तो मेरे ख्याल से विशेष प्लानिंग भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चैलेंज, और खासतौर पे मैं गुरुग्राम का जिक्र करना चाहूंगा, मतलब वहां के लोगों ने तो एक नियति मान ली है कि चंद घंटे की बरसात हुई नहीं कि गुरुग्राम तो डूबा समझो। जी। अगर जो मेरे नजरिए से आप देखें तो हमारा जो फोकस अभी तक रहा है वो ज्यादा आपका रेस्क्यू एंड रिस्पांस की तरफ रहा है। जबकि जो इस चीज का, इसको अगर आप देखें तो इसमें आपको प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है। और जैसा आपने कहा कि साल दर साल चीजें होते आ रही हैं, लेकिन हम लोग उस इन चीजों को ये एक इस तरह का चीज है कि बरसात आई फिर हम इसको भूल जाएंगे। अगले 6 महीने के लिए जब सूखा पड़ेगा तो एक सूखे की स्थिति आएगी। तो ये चीजें साल भर डिस्कस होनी चाहिए। ये चीजें सिर्फ उस समय डिस्कस ना हो जब जिस समय फ्लड आया है या जिस समय बहुत ज्यादा ड्राउट कंडीशन है या बारिश हो रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस ना हो। हम लोग बहुत सीजनल अप्रोचेस ले रहे हैं और सिर्फ रिस्पॉन्सेज पे बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि हमें फिर से ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना होगा। हमें अपनी प्लानिंग को और ज्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा। और गुड़गांव तो एक, आप ये देखिए कि एक एक बहुत बड़ा धब्बा सा बन चुका है हमारे प्लानिंग प्रोसेसेस को देखते हुए, कि किस तरह से हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स इतने पुअरली डिजाइंड हैं, या हमने अपने आप को
क्लाइमेट चेंज और उनकी डिफरेंट रेनफॉल इंटेंसिटीज जो बढ़ने वाली हैं या बढ़ रही हैं, उनके लिए अपने आप की कोई प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस नहीं है। सो जब हम एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जब हम एक अच्छे शहर की बात करते हैं, मिलेनियम सिटी की बात करते हैं, तो क्या वो सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी या बेटर आपकी रोड है, या और सारे नेचुरल एनवायरनमेंट को भी उसका एक पार्ट होना चाहिए? आप स्मार्ट किसे कहेंगे? सो इन 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 चीजों पे चर्चा करने की जरूरत है ना। अब तो चर्चा से ज्यादा अब हमें एक्शन के ऊपर काम करना चाहिए। ये तो एक मुद्दा है। अभी एयर पोल्यूशन का मुद्दा आ जाएगा जैसे ही जाड़े शुरू होंगे, तो बिल्कुल आपका आपने स्मॉग सही का कहा। मुद्दा आ और जाएगा। विशाल फिर मतलब वही बात है कि मतलब हम शायद तभी रिएक्ट करते हैं जब समस्या सामने आती है। तात्कालिक उपायों पर जो है वो ज्यादा फोकस हो रहा है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर फोकस नहीं हो रहा है। अनुराग सर, आपने तो बड़े करीब से तमाम स्थितियां देखी हैं और आपने तो ये भी देखा है कि किस तरह से गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर जो है वो अपने इंफ्रा और बाकी चीजों में आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन को इतना दबाव में ला दे रहा है और कुछ करने से रोक रहा है? मतलब ये समस्या आज की तो नहीं है। प्रशांत जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा और मैं मतलब ये बहुत अच्छी वो चीज रही कि आपने इस सब्जेक्ट पे मुझे बुलाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी हरियाणा के इस विषय पे बहुत क्लोजली काम भी कर चुका हूँ काफी साल पहले। देखिए, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हमने शहर बसाना, हमने बस्तियां बसाना दुनिया को सिखाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब हम जो मॉडर्न इंडिया में जब शहर बसाए गए, तो हमने जो बेसिक हमारे पुरातन काल में भारत की सभ्यता के जो इंटीग्रल पार्ट थे, जो कैसे शहर बसना है, कैसे बस्तियां बसनी है, वो हमने भुला दिया। अगर हम पूरे हिंदुस्तान में एक एक शहर उठाएंगे और आप अगर बात करेंगे एक्सपर्ट्स की, टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट्स की, टाउन प्लानर्स की, तो आप ये पाएंगे कि अधिकतर जगह जहां जो शहर बसाए गए हैं वहां पे टाउन प्लानर नहीं थे। वहां पे लेमैन्स ने शहर बसाए हैं। जो उनका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी गई है, जो उनके सीवर की, जो उनके पानी की, जो उनके पानी की निकासी की, जो बाढ़ के पानी के आने की, कोई एक्सपर्ट ने की ही नहीं है। वो नॉर्मल सरकारी मुलाजिमों ने, सरकारी, क्योंकि हमारे देश में एक आईएएस अफसर को सुप्रीम मान लेने वाला जो कल्चर इतना बड़ा रहा है, उसका नतीजा आज हम अपनी टाउन प्लानिंग के रूप में देखते हैं। किसी शहर को बसाने में, स्पेशली हरियाणा के किसी शहर को बसाने के लिए, जो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली के अगल बगल के जो शहर हैं, कहीं टाउन प्लानर का कोई रोल ही नहीं था। वो शहर रैंडम बसाया गया। मेरा खुद का ऑफिस रहा हुआ है 2 साल गुड़गांव। मुझे पता है अगर छोटी सी 5 मिनट की बारिश हो जाए तो गुड़गांव पूरा वेनिस बन जाता है। और ये हम लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया था कि हमें फ्री में वेनिस के मजे दिलाए जा रहे हैं। आप बारिश का मौसम छोड़ दो, आप वहां इलेक्ट्रिसिटी की, जिस समय मैं आज 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूं, वहां पे बिजली होती ही नहीं थी। मतलब आपने शहर इतने बड़े बड़े बसा दिए। आपने जो बेसिक कि अगर हमने वहां पे 1 लाख की कैपेसिटी डेवलप करी एक इलाके में, हमने सड़क तो बनाई 200 गाड़ियों की। भाई, गाड़ियां कहाँ चलेंगी? आज हर घर में अगर 1000 घर है तो वहां पे 4000-3000 गाड़ियां हैं, तो कहां से तो ये सब चीजें जो बेसिक प्लानिंग थी वो गुड़गांव में की ही नहीं गई। जिसका नतीजा आज ये हो रहा है कि जो वहां पे जो हिंदुस्तान का इलीट, वहां कॉर्पोरेट हाउसेस सारे हैं, सारे बड़े सीईओज वहां रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ क्या है? उनकी लाइफ आज ये हालत है कि बारिश होने का मतलब है कि उनके घरों में पानी भरा होगा, उनकी विदेशी गाड़ियां पानी के अंदर डूबी होंगी। अगर हाई राइज बिल्डिंग्स है, वो लोग ऊपर से नीचे उतर नहीं सकते, वहां बिजलियां नहीं है। तो ये जो एक्सपर्ट्स को इग्नोर करने का हिंदुस्तान में एक कल्चर है, उसका नतीजा यह है कि आज हम सब पछता रहे हैं कि ये हमने किया क्या है। बिल्कुल अहम बात आपने कही प्रशांत। है। मतलब और आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मतलब हम रिसर्च आर एंड डी को ना सबसे पिछला, मतलब उसकी उसमें जो फंडिंग है, उसमें जो रुझान होना चाहिए या उस प्लानिंग में जो फोकस होना चाहिए, उसके मामले में हमें मानना होगा कि हम अपराधी हैं। हमें लगता है कि इसकी जरूरत ही क्या है, और शायद संचेती सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। संचेती सर, मतलब टाउन प्लानिंग तो कुछ है नहीं, मतलब आपको भी यही लगता है कि जो शहर बसाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अभाव है वो बेहतर टाउन प्लानिंग का है? बिल्कुल। जो परिस्थितियां आपने बताई है, दीपक जी ने बताई, अनुराग जी ने बताई है, हालात तो ऐसे ही हैं
कि जब प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए पीस मिल में जो है प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और उसको जो है कंप्लीट कर दिया जाता है और वापस उसको भूल जाते हैं। ड्रॉट की कंडीशंस भी आती है, जैसे राजस्थान में मैं होता हूँ, ड्रॉट की कंडीशन भी रहती है। और अब के जो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी हो, पानी भी बहुत ज्यादा आया है। अब की बात है कि प्लानिंग में जो एक हायरार्की है प्लानिंग की, उसमें आप ये देखिए कि अपन भूल जाते हैं रीजन को। एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसमें जो सबसे बड़ी जो प्लानिंग हुई है वो एनसीआर की हुई थी। और नेशनल कैपिटल रीजन की जो प्लानिंग की गई थी उसमें ये था कि ये कंजेस्टेड होता जा रहा है और पॉपुलेटेड होता जा रहा है, फास्ट अर्बनाइजेशन है, तो इसकी एक्टिविटी जो भी है उसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। उसमें यूपी, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा इनको मिला के बनाया गया था। अब रही बात गुड़गांव की, गुड़गांव भी जो है आपके एनसीआर का ही पार्ट है। तो जिस बात की प्लानिंग एनसीआर का फायदा उठा सकते थे गुड़गांव वाले, एनसीआर में टेक्निकल हेड्स भी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी है, प्लानिंग हेड्स भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, पैसा भी है, आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा भी दिला सकते हैं, परंतु इसको जैसा बताया कि इग्नोर किया गया बिल्कुल। तो आज ये देखिए कि आपका कुछ पार्ट दिल्ली का, कुछ हरियाणा का। आज बॉम्बे में देखो आप क्या हालत हो रही है। बॉम्बे में मास्टर प्लानिंग हो गई है, तो आपका ड्रेनेज प्लान नहीं है। ड्रेनेज प्लान है तो ये प्लानिंग में रह गया। प्लानिंग आप ये सोचिए कि प्लानिंग करके भूल गए। प्लानिंग में प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। मास्टर प्लानिंग में एक प्रिंसिपल दिया जाता है कि आपको अमुक शहर इस तरह से बढ़ेगा, अगले 25 वर्ष में इसकी पॉपुलेशन इतनी होगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इस तरह से डेवलपमेंट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग मास्टर प्लान करके भूल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कभी की ही नहीं। आप ये बताएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखो कि सड़क, नल, बिजली, पानी, सब तरह की। अब ड्रेनेज है, आप भी देखें कि नेचुरल तो अब की बरसात ज्यादा हुई है, नो डाउट इन इट, वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। पर सबसे बड़ी फैक्टर तो जो है खुद खुद अपन लोग हैं कि जहां आप ये देखें कि ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए था, ड्रेन प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए था टाइमली, और ड्रेनेज प्लान बनाते हुए पिछले 50 वर्ष के डेटा और अगले 50 वर्ष के लिए आप काम करो, तो आप ये सोच सकते हो कि उसका सही रिजल्ट आपको मिलेगा। पीस मिल में आपने एक साल के डेटा देख के उसका रिजल्ट कर लिया, तो वो उसका हालात आप देख रहे हो कि गुड़गांव में है। तो ड्रेनेज प्लान को एग्जीक्यूट किया नहीं। फिर इसके साथ साथ आप देखो कि ड्रेनेज प्लान के साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। किसी भी शहर में आज आप देखो 1000 टन, 500 टन, 1000 टन कचरा रोज का निकलता है। वो कचरा कहाँ से जनरेट हो रहा है और कहाँ जाएगा, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली ड्रेन्स जितनी भी है, नदी, नाले, तालाब, छोटी ड्रेन्स, बड़ी ड्रेन्स, मैन मेड ड्रेन्स, इनमें क्या है कि सारे कचरे को डाल दिया जाता है और सारे ड्रेनेज जो है वो चौक चौक हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक आपका बहुत बड़ा बिल्कुल। और सबसे रीजन बड़ा है। सवाल यही उठता है कि ड्रेनेज जब इतनी बड़ी चुनौती है तो इसको लेकर प्लानिंग क्यों नहीं? मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये चीजें दिख नहीं रही हैं। कोई ऐसी चीज है, रॉकेट साइंस है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोई उपाय नहीं निकाला जा सकता। समाधान है, प्लानिंग है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ये तो क्यों नहीं हो रहा है? जी। गुड़गांव का प्लान बना था 73 में। हम्म। 73 के बाद कोई किसी तरह का कोई प्लान ही नहीं बना है। आप 3500 नालों में से 2200 नाले आपके जो है गुड़गांव के करीबन करीबन चौक है। ऐसी स्थिति में फिर मल्टी स्टोरी आप ये देखो कि जिस कैपेसिटी के लिए गुड़गांव को डिजाइन किया गया था, उस कैपेसिटी से कई गुना ये जो है इसमें जो अर्बनाइजेशन बिल्कुल, ये हो बहुत चुका अहम है। मुद्दा आपने और उठाया और इस पे भी मैं बात करूंगा। हाँ, हर शहर की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है और मुझे याद है कि इसके बारे में बड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट कई बार सामने आ चुकी है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट से तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद उन्हीं के मत्थे सब कुछ मर दिया गया कि भाई अब तुम देखो, संभालो। और हम देख रहे हैं पंजाब जैसे राज्यों में किस स्तर पे काम हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब जो रिस्पांस है या जिस तरह की चीजें हैं, क्या उसमें अभी भी हम पीछे हैं?
हाँ, देखिए इस पे कोई शक नहीं कि जिस तरह का रिस्पांस हमारे यहाँ मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का मैग्नीट्यूड डिजास्टर्स का बढ़ता जाता है, दी फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, देखिए अर्बन फ्लडिंग 2005 के बाद एक ऐसी टर्मिनोलॉजी डिजास्टर सर्कल्स में आई, क्योंकि बॉम्बे में जब डिल्यूज आया तब उसके बाद ही नाउ इट हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। गुड़गांव का एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे असेट्स हैं, यू सी, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज सो ब्रिटल और इट इज सो फ्रेजाइल कि जैसे ही आप उसको टेस्ट पे डालते हो इट ब्रेक्स। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ जितनी भी आप ये देखिए वाटर एंड सैनिटेशन इन सम ऑफ द कंट्रीज विच आई विजिटेड, दीज आर नेशनल असेट्स। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि साहब जिसकी मर्जी जब आई वो खोदना शुरू कर देता है, एंड देन यू नो इट इज एनीबडीज बेबी। तो जब तक हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप देखिए गवर्नमेंट के पास आप ये देखिए स्टेट्स जो हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी कोई डिजास्टर होती है तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने डिजास्टर करीब 3-3.5 साल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखा है, तो सबसे पहले जो डीएम होता है कि साहब सेना को बुला लीजिए, एंड वेयर एज डीडीएमए का जो हेड होता है ही इज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आप उनसे ये पूछिए कि यार वेयर आर योर असेट्स, वेयर आर योर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर इज योर इक्विपमेंट, बट ही इज ब्लिसफुली इग्नोरेंट अबाउट इट बिकॉज उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब तक आप देखिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है दैट इज एनडीआरएफ। इनफैक्ट जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, किताबों को छोड़ दीजिए, दैट इज दी सिटीजन्स या जो बाशिंदे हैं जिन पे ये घास गिरती है। लेकिन सबसे पहले आप कह देते हो कि साहब सेना को बुला लीजिए, इसको ये कर लीजिए, एनडीआरएफ इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। लेकिन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस है, उस पे स्टेट्स ने बिल्कुल काम नहीं किया है। आप देखिए कोरोना में भी, आई रिमेंबर व्हेन आई हैड गॉन टू रिव्यू यूपी सिचुएशन, उस समय 3 पीएससी की वो थी, और यूपी 4th लार्जेस्ट मतलब स्टेट कहूंगा मैं आफ्टर अमेरिका। अमेरिका की 33 करोड़ आबादी है और यूपी की करीब 26-27 करोड़ है। तो वहां भी देखिए आप 3 पीएससी की कंपनी थी। जब योगी साहब को बताया गया तब उन्होंने जाके 3 बटालियंस का गठन किया। तो जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिशमेंट बढ़ाएंगे नहीं, जब तक अकाउंटेबिलिटी, देखिए आपने एक बड़ा अच्छा ओपनिंग सेंटेंस कहा था कि साहब साल बदलती है सूरत नहीं बदलती। बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि आप देखिए इतनी स्टडी होंगी, इतने पैसे खर्च किए जाएंगे, इसके बाद एक कमीशन गठन हुआ होगा, उसमें एक कमेटी बैठेगी, वो पूरा अपना वो करेगी, लेकिन एक्शन जो है, लेसन्स लर्नड वो बता देंगे, लेसन्स अप्लाइड कोई नहीं बताता, ना कोई उनको अप्लाई करता है। तो जब तक हेड्स रोल नहीं होंगे, देखिए फौज क्यों एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहां हर इंसान की एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। अकाउंटेबिलिटी आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया और इसको ही तय करना होगा। और विशाल, क्या बिल्डर इतने पावरफुल हो गए हैं? मतलब वो एमेनिटीज तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी जमीन मिल जा रही है, उनको कहीं भी अपना कंक्रीट का जंगल का विस्तार करने के लिए परमिशन मिल जा रही है। क्या वो इस तरह से हो गए कि अब ये पूरा इकोसिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है और इस पर किसी का वश नहीं चल रहा? आई थिंक ये तो सबसे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बिल्डर जो है उनका इतना ज्यादा वर्चस्व है इस पूरे पूरे सेक्टर पे कि इट इज मतलब उनको हैंडल करने के लिए भी एक बहुत बहुत कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा जो इससे पहले अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात कही कि हमारे जो नेचुरल एसेट्स हैं, हम वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। हम कहते हैं कि हमारी इतनी ग्रोथ हुई, क्या हम कभी ये देखते हैं कि हमारा इन्वायरमेंटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या है? इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो हमारा इन्वायरमेंटल तो हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ एक एक पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन हम अगर इस तरह से देखना शुरू करें तो देन वी विल रियलाइज कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं एक छोटा सा अपना एक फिगर को मेंटेन करने के लिए, सो दैट वी रिफ्लेक्ट वेल। बट द फैक्ट इज कि हमारा जो इन्वायरमेंटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट है दैट नीड्स टू बी फैक्टर्ड इनटू आवर इकोनॉमिक्स, and for that we need to require, we need more thinking। और जो ये गवर्नेंस का इशू है, ये बिल्डर माफिया है या और इश्यूज हैं, दैट हैज टू बी सॉल्व्ड एट द गवर्नमेंट लेवल, दैट और मैंने ये देखा है कि when you empower people with knowledge,
the people come up and they start talking about these issues. Whenever you have when you communicate scientific results and bring मतलब जो आप आइवरी टावर से स्ट्रीट्स में नॉलेज को लाने की जरूरत है, लोगों से संपर्क करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि क्या भला है क्या बुरा है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। संचेती सर, हमारे पास मतलब कौन से ऐसे मॉडल्स हैं, मतलब ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं या भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने इन सारी चीजों की अच्छी प्लानिंग की हो? या राइट। अभी दुनिया की बात करें तो मैं हाल ही में अभी लंदन होके आया था, 2 महीने वहाँ रहा है। वहाँ रेगुलर बरसात आती है, करीबन आप देखें कि एक दिन छोड़ के 2 दिन 3 दिन, और अच्छी इंटेंसिटी से रेन आती। परंतु ये देखा है कि वहाँ बिल्कुल भी पानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कभी इकट्ठा होता ही नहीं। तो ऐसा एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है वहाँ लंदन में कि कहीं आपको कोई किसी तरह की इतने एविडेंस होने के बावजूद भी कभी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने पूछा कि ये सारा क्या सिस्टम है, तो उन्होंने जो एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हम 90% जो है टाइम जो है प्रोजेक्ट बनाने में, प्लानिंग करने में, प्रोजेक्ट बनाने में फुल प्रूफ प्लानिंग, फुल प्रूफ सारा उसमें जो है 80% जो है उसको टाइम देते हैं। यहाँ ये उल्टा आपकी हालत ये देखें कि यहाँ किसी ने एनवर्साइज कर दिया कि ये प्रोजेक्ट लाना है, तो उसको इतना प्रेशर कर देंगे कि विद इन 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ में ही उस प्रोजेक्ट को लाना है। तो एक एनालिसिस, एक सिस्टम, एक डिजाइन वगैरह ये जो है वो हो नहीं पाती है। अब रही बात है कि इंडिया में अगर प्लानिंग की बात करें तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ इज ए प्लांट सिटी, काफी अच्छा प्लान करके जो है वो बनाया गया, और मेरे ख्याल से तो काफी कम प्रॉब्लम है। और उसमें ये कि प्लानिंग करके चंडीगढ़ को और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। सारे पूरी सिटी को सेक्टर्स में बांटा गया। सेक्टर्स में बांटने के बाद किस सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, किस सेक्टर में किस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कैसे एक दूसरे सेक्टर इंटरलिंक्ड है, उनके बिजनेस सेंटर्स कहाँ होंगे, उनके रेजिडेंशियल एरिया कहाँ होंगे, कैसे प्लानिंग होगी, ग्रीन एरियाज कौन से होंगे। तो इन सब चीजों का जो है वो प्लानिंग भी रखा, एग्जीक्यूट भी किया, और डेंसिटी को कंट्रोल रखा गया। दूसरी बात है कि इसी का उल्टा ये भी प्लांट सिटी है आपका गुरुग्राम, बिल्कुल, परंतु इसकी जिसके लिए डिजाइन किया गया था, जिस कैपेसिटी के लिए, आज मिलियन सिटी हो गया। आप देखो ग्रुप हाउसिंग है, फ्लैट्स है, इतने मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है, तो इसकी जो डेंसिटी है, एरिया वर्सेज पॉपुलेशन जो है इसका वो करीबन बिगड़ चुका। अच्छा, जितना रेजिडेंशियल एरिया इन्वेसाइज किया गया था गुड़गांव में, उससे कई गुना आपका कॉमर्शियल एरिया आ गया। तो कॉमर्शियल एरिया जो है वो लैंड यूजेज आपके कन्वर्ट हो गए, जहाँ जो यूजेज आने थे वो नहीं हो गए। जिस कैपेसिटी के लिए जो है नालियां, ड्रेनेज कैपेसिटी डिजाइन की गई थी, सड़कें डिजाइन की गई थी, वो बहुत छोटी लगने लग गई। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि दिल्ली के लिए बनाया गया था कि दिल्ली को रीडेंसिफिकेशन करने के लिए, वहां की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके करने के लिए तो ये बनाया गया था गुड़गांव, एनसीआर हरियाणा के एरिया को ले गया। उल्टा ये हो गया कि अब लोग यहाँ से उल्टा वापस दिल्ली में जाने लग गए। जरा तो मैं ये एक इसी और सवाल के प्रेशर साथ जो है, ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो सर कह रहे थे, मतलब कि प्लानिंग होती है या सारी चीजें अगर मैं कागजों पे भी उनको मान लूं तो कुछ ना कुछ एक क्षमता निर्धारित होती है। हर शहर की एक कैरिंग कैपेसिटी है। क्या वक्त आ गया है, चाहे मैदानी इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों, चाहे मिलेनियम सिटी हो, चाहे टायर 2 टायर 3 सिटीज हों, इनकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से अब इंडस्ट्रीज और जो पब्लिक का वेटेज है उसको कहीं ना कहीं बांटने की, उसे इधर उधर शिफ्ट करने की या विकल्प की ओर देखने की जरूरत है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जो लैंड पोटेंशियल होता है और दूसरा जो आपके प्लानिंग पैरामीटर्स हैं। मैं शिमला के, जब ओयो ने एक स्टडी ऑर्डर की थी, जब इसमें वाटर क्राइसिस थी, तो जब हम उसका ब्लूप्रिंट पढ़ रहे थे तो शिमला वाज बेसिकली डिजाइन फॉर 80,000 पीपल और एट बेस्ट विद एन एक्सपेंशन रूम ऑफ 1 लाख पीपल। आज आप देखिए वीकेंड्स पे वहां करीब 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख टूरिस्ट वहां पहुंच जाता है या वीकेंडर्स पहुंच जाते हैं। तो जब तक आप ये पैरामीटर्स फिक्स नहीं करेंगे लोगों के लिए
कि साहब किस तरह से हमें लैंड यूज जो आपके बाईलॉज हैं उनको फॉलो किया जाए, किस तरह से लैंड पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। हमारे यहाँ जो ग्रोथ है या हमारे यहाँ जो टाउन प्लानिंग है वो इट इज लाइक वो अदरक की तरह है, जिंजर लाइक ग्रोथ, कि ठीक है चाहे जिस दिशा में वो शहर फैल जाता है, और कहीं कोई उसको शास्त्री नगर नाम दे देता है, कोई गांधीनगर, कोई उसको पटेल नगर। तो ये सब चीजें जब तक आप इन बिल्डर्स पे या इन पे ये माफिया है। दूसरा जो टाउन प्लानर्स हैं, आप ये देखिए चेन्नई में जो फ्लड्स आए वो इसलिए आए क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट स्टडी, जब उसमें यह देखा गया कि जितने वेटलैंड से, मुझे याद है जब हम यंग ऑफिसर्स थे तो वहां रेगेटा किया करते थे, वहां इतनी वाटर बॉडीज थी चेन्नई में, और उसके बाद सारे जितने वाटर पैन से या वाटर बॉडीज थी वहां लोगों ने एनक्रोचमेंट करके वहां मॉल खुल गए, रिवर व्यू कॉलोनी खुल गई। तो रिवर ने भी सोचा कि भाई लेट मी सी हाउ पीपल आर लिविंग इन माय कॉलोनी। तो जब तक आप इन अफसरों के ऊपर शिकंजा नहीं कसेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं। बिकॉज आप मैं कह रहा हूं आप इनका एक बार ऑडिट करा दीजिए कि बिल्कुल। किस टाउन प्लानर या कौन जो मतलब हर किसी चीज बिल्कुल डेवलपमेंट आपने अथॉरिटी सही का वो कहा। है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने बताया ब्रिगेडियर दत्ता, और मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा बहस होगी, जितना ज्यादा इस पर चर्चा होगी, जितना ज्यादा सवाल उठाए जाएंगे, उतनी जल्दी उतने बेहतर समाधान निकलने की गुंजाइश बनेगी। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। मैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ब्रिगेडियर दत्ता, विशाल जी, इसके साथ संचेती सर, हमारे साथ अनुराग जी भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि मतलब अगले साल कम से कम हम इस विषय पर डिबेट ना कर रहे हो, कम से कम हम माने कि कुछ तो काम हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। आपके कोई सुझाव हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।